बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पीएसएल के मैचेस की जो एक्साइटमेंट है वो हम देख रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है और बड़ा शानदार किस्म का इस पीएसएल का सबसे बेस्ट मैच भी कहा जाए तो हमें कल देखने को मिला, जिसमें हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दी। बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा। आज भी मैच खेला जाएगा इस्लामाबाद। आपने देखा कि आज जो दूसरा मैच खेला जाएगा वो शावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के हवाले से देखा जाएगा। आल्दो के हम जाते हैं कि कराची किंग्स जो है वो तो ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, बट एक छोटी सी रे ऑफ होप हमें अवेलेबल नज़र आ रही है कोयटा के लिए कि जो कि शायद अगर आज का मैच वो हारते हैं तो वो भी इवेंट से बाहर हो जाएंगे। वुमेन डे है, वुमेन डे के हवाले से भी एग्जीबिशन पीएसएल मैच खेला गया, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अबू बकर बिलार और मनाहिर शेख, और फ़ोन लाइन पर मैं ज्वाइन कर रहे हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम रऊफ भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक। जी रऊफ भाई, पीएसएल की बात करें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमोडिटी, और हमारे जो मैचेस का क्वालिटी नज़र आ रही है वो सब देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं अभी तक के मैचेस के हवाले से, और जो टीम की परफॉर्मेंसेस है उस हवाले से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़ बताइए। जी बिल्कुल, इस तरह आपने कहा कि बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तान के बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी क्रिकेट के स्पेक्टेटर्स हैं बड़े क्लोजली इस कॉन्टेस्ट को वॉच कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अच्छी काविश है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि उन्होंने इसका जो स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन रखा है, और जो मैचेस हैं वो भी ज़्यादातर अभी जो देखे गए हैं वो नेक टू नेक ही हैं। गो के इसमें जो एक बड़ी टीम थी कराची, वो ऑलमोस्ट जिस तरह आपने कहा कि रे ऑफ होप है उनके लिए, मगर मेरा ख्याल है कि वो भी ऑलमोस्ट इस इवेंट से बाहर हो चुकी हैं। तो ये थोड़ा सा कराची क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा और एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगी वहाँ के शायकीन को। तो उसके अलावा जो कोयटा है वो भी ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा अब तो मार्क परफॉर्म नहीं कर सकी, मगर बाकी जो टीमें हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है अभी तक इस टूर्नामेंट की। अच्छा, मैं रोबी अगर कप्तानी के हवाले से बात करना चाहूँगा, हम देख रहे हैं कि तमाम कप्तान जो हैं वो किसी ना किसी हवाले से कंटेस्टेड भी हैं पाकिस्तान की कैप्टनसी के लिए भी, लेकिन हमें जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, जो शादाब की अगर कप्तानी के हवाले से बात करना चाहूँ तो वो सब कुछ डिफरेंट करता चला जा रहा है, तमाम बॉक्सेस को टिक कर रहा है। बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, जो एग्रेशन नज़र आना चाहिए कैप्टन के अंदर वो नज़र आ रहा है। शाहीन के अंदर भी शुरू में थोड़ा सा नज़र आया कि थोड़ा सा रिलक्टेंट नज़र आए, चीज़ों में हाइड कर रहे थे अपने आप को, बट ग्रेजुअली हमने देखा कि शाहीन भी वो चीज़ें जो शादाब कर रहे हैं उसी तरह वो अपने आप अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं तमाम कप्तानों की कप्तानी और इन दोनों की कप्तानी के हवाले से? देखिए बेसिकली जो जिनकी अपनी जो प्लेस है पाकिस्तान की टीम है वो सीमेंटेड है और वो एक इंटीग्रल पार्ट है पाकिस्तान टीम के। जिस तरह आपने बात की है शादाब खान की या शाहीन अफरीदी की, और उसके अलावा मोहम्मद रिजवान है, तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो तो आउटस्टैंडिंग है ही, और इनमें इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा अपर है। अब जो टीमें स्ट्रगल कर रही हैं अगर उनकी बात आप करें तो डेफिनेट जहाँ तक उन टीमों की परफॉर्मेंस डिक्लाइन का शिकार है, उसी तरह जो उनके कैप्टनशिप है उनमें भी थोड़ी सी एक शाइनेस है। वो डेफिनेट अपनी परफॉर्मेंस की तरफ जा रहे हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस तो बेहतर रही है, अपनी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है कि मे भी उनकी कम बैक हो जाए पाकिस्तान टीम में, मगर जो एज ए होल अगर उनको देखा जाए तो वो टीम बनाने में नाकाम रहे हैं और वो उस तरीके से अपनी टीमों से परफॉर्म करवा नहीं सके, और ना ही उनकी जो कैप्टनसी है वो अप टू द मार्क रही है। इसमें आप देखें कोयटा की टीम देख लें, उसके बाद आप इसकी कराची की टीम देख लें, तो नो डाउट कि जो उनके कैप्टन है उनकी अपनी परफॉर्मेंस अच्छी है, मगर उनकी टीमों की परफॉर्मेंस इस लेवल की नहीं है कि आप उनको कह सके कि उन्होंने बड़ी अच्छी कैप्टनसी की है इन कंपेयर विद अगर आप करेंगे शाहीन अफरीदी या शादाब खान। अच्छा, अगर हम कराची की बात करें या कोयटा की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या बेसिक रीज़न या मिस्टेक इनसे हुई इनकी जो विक्ट्रीज ना मिल पाने की? क्या आपको लगता है कि टीम कम्बिनेशन नहीं बन पाया, या कुछ जो की प्लेयर थे जिनको पे ज़्यादा बैंक कर रहे थे वो टीम को छोड़ के नेशनल ड्यूटी पे चले गए? बेसिक रीज़न क्या आपको लगती है इन दोनों टीमों की डिबैकल की? जैसे मेरा ख्याल है कि रीज़न इतनी ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि इनके जो प्लेयर्स हैं उनकी जो एबिलिटी है उसमें तो कोई डाउट नहीं है, उनकी एबिलिटी बहुत ही शानदार है और बड़े अच्छे उन्होंने पिक किए हैं। जिस तरह आप कोयटा की टीम देख लें तो उसमें मार्शल गुप्तल भी हैं, उसमें जैसन राय भी हैं, उसमें पाकिस्तान के जो टॉप के बैट्समैन है इफ्तार अहमद वो हैं, सरफराज अहमद हैं। उसके बाद जो अगर उनकी बॉलिंग लाइन आप देखें तो मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, मोहम्मद नवाज ने तो, और उसके अलावा जो अफगानिस्तान के जरदान है, तो इस तरह की अगर उनकी जो टीमें कम्बिनेशन तो बहुत अच्छा है, मगर उस कम्बिनेशन को वो डेवलप करने में और उस टीम का रिदम बनाने में
और उनको लेकर चलने में वो नाकाम रहे हैं। और कराची की टीम भी और इसी तरह अगर आप देखें कोटा की टीम भी, तो बेसिकली एक पार्टनरशिप होती है, बिल्ड करना पड़ती है आपको बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो ना तो वो पार्टनरशिप बिल्ड कर सके बैटिंग में और ना ही वो बॉलिंग में। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाज दफा होती रही है, जिस तरह एक मैच में गुप्टल ने 1 मैच जितवा दिया, उसी तरह अगर आप कराची का देखें तो विंस ने 1-2 मैच में बहुत शानदार बैटिंग की और उनको मैचेस वगैरह जितवाए इमाद वसीम ने की है। मगर अगर उनको आप यूनाइटेडली देख लें तो उनका एक रिदम और मोमेंटम वो बना नहीं सके, ना बॉलिंग में बना सके हैं, ना वो टीम को जेल कर सके हैं और ना ही उसको विनिंग कॉम्बिनेशन की तरफ वो लेकर जा सके हैं। तो जो टीमें ऊपर गई हैं, जिस तरह आप देखेंगे इस्लामाबाद की या लाहौर की टीम है, उनका जो मोमेंटम बना हुआ था वो बहुत ही बेहतरीन बना हुआ था और टीम कॉम्बिनेशन बहुत आला था। एक के बाद दूसरा प्लेयर उसकी जगह फिल करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ था और उसकी जो उनको जो उनके कैप्टन थे उनको उसमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही थी रिप्लेसमेंट में। अगर किसी बॉलर को रन कंसीड हो रहे हैं तो दूसरा या तीसरा बॉलर ऐसा था कि जो उसको रन भी रोक कर लेता था और विकेट भी लेता था। और इसी तरह बैटिंग में अगर खिलाफ कोई होता था बैट्समैन तो दूसरा तीसरा बैट्समैन आकर उसको ओवरटेक कर जाता था। तो ये चीजें बहुत मेरा ख्याल है कि इसकी शिद्दत से कमी देखने में आई है इन दोनों टीमों में। अच्छा रोबी, इसमें बॉलिंग के वाले से बात करें तो आप बॉलर खुद भी इटसेल्फ बड़े ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं। हमें नज़र आ रहा है कि एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो नज़र आ रही है वो इहसानुल्लाह की तरफ से नज़र आ रही है और हमने देखा कि हर मैच में वो विकेट टेकर के साथ साथ रन भी कंटेन करता है। किसी भी पोजीशन पे नहीं ऐसा होता कि कोई बैट्समैन उस पर डोमिनेट कर सका हो। तो उसको एज ए इमर्जिंग प्लेयर और एज ए फास्ट बॉलर कैसे देख रहे हैं? हर बॉल उनकी 150 प्लस नॉच की है। देखिए बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उसने टूर्नामेंट में और एक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती का बायस है कि कितना अच्छा बॉलर पाकिस्तान को मिलेगा। मगर मेरा ख्याल है कि उसको खिलाने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए लॉन्ग फॉर्मेट में, क्योंकि अभी तक जो मुझे नजर आया कि वो T20 जो शॉर्ट फॉर्मेट है उसमें उसने जो अपनी जो लाइन एंड लेंथ है और जो उसकी कारकर्दगी है उसको मेंटेन रखा। उसकी एवरेज बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। उसका अगर इकोनॉमी रेट देखें तो वो पाकिस्तान में इस वक्त जितने भी बॉलर्स हैं उनके मुकाबले में सबसे बेस्ट है। उसके बाद जो उसकी विकेट टेकिंग रेशियो है वो सबसे टॉप पे है। तो इस तरह का बॉलर मेरा ख्याल है कि एक जो पाकिस्तान का बॉलिंग का कंपटीशन है उसमें एक खुशगवार उसका इजाफा है। ना सिर्फ उसकी एक्यूरेसी अच्छी है बल्कि उसकी जो डेप्थ में यार्कर्स हैं वो सबसे अच्छे हैं। उसके बाद उसकी जो स्पीड इंक्रीजिंग एबिलिटी है वो सबसे बेस्ट है। विकेट टेकिंग बॉलर है। उसको बेसिक बॉलिंग की सेंस है कि हमने कौन सी जगह पर किस बैट्समैन को बॉलिंग करनी है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में एक अच्छा इजाफा अगर उसको सेंसेबल तरीके से यूज किया जाए। भाई देखें तो पहले 7 सीजन के अंदर हमने देखा कि बॉलर जो है वो डोमिनेट करते रहे पीएसएल के अंदर, लेकिन पीएसएल सीजन 8 के अंदर देखें तो बैटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। क्या समझते हैं कि विकेट ज्यादा फ्लैट बनाई गई हैं या T20 क्रिकेट बैटर्स के हक में जा रही है? नहीं, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बॉलिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो हुआ। अगर आप इनका कंपैरिजन करें बॉलर का तो देखेंगे जिस बॉलर ने अच्छी बॉलिंग की है इहसानुल्लाह, वो उसने 150 को कंसिस्टेंटली टच किया है। तो उसने एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया सब टीमों के खिलाफ, उसने एक डिफरेंस क्रिएट किया है। तो उसने साबित किया अपनी बॉलिंग से कि पाकिस्तान में जो बॉलिंग का टैलेंट है अभी भी जिंदा है। अगर कोई मेहनत करता है तो वो अपनी जगह बना सकता है। तो जो बाकी उसके मुकाबले में जिनके बॉलर्स के नाम से आप देखेंगे हारिस रऊफ की जो सीजन है इसमें बॉलिंग बहुत ही इतनी ज्यादा अप टू द मार्क नहीं रही है और डिक्लाइन के शिकार नजर आई है। उसके बाद जो जमान खान से काफी ज्यादा लाहौर वाले बातें कर रहे थे मगर उसकी जो स्पीड है वो भी काफी डिक्लाइन का शिकार नजर आई है। उसके बाद आपके जो बाकी जो प्रीमियर बॉलर्स हैं वो भी कोई इतने ज्यादा अच्छे रिदम में नहीं है। मुझे कोई ऐसा जिस तरह मुल्तान के 1-2 बॉलर्स हैं वो काफी अच्छे से उनकी टीम के साथ है, कोयटा की उनकी टीम के साथ है, इसी तरह कराची के बॉलर्स उनकी टीम के साथ काफी अरसे के साथ लगे हुए हैं, मगर उनमें कोई डेवलपमेंट या किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट मुझे नजर नहीं आई उनकी बॉलिंग में। वो उसी तरीके से ऑर्डिनरी बॉलिंग करते जा रहे हैं जिस तरीके से पिछले 5-6 साल से लगे हुए हैं। ना तो उनकी बॉलिंग में कोई टीम स्विंग या वैरायटी इंप्रूव हुई है और ना ही उनकी कोई टेस्ट में इंप्रूवमेंट आई है। जिसने इंप्रूव किया उसने साबित कर दिया कि वो वाकई इंप्रूव्ड बॉलर है जिस तरह इहसानुल्लाह है, और उन्होंने आके थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि अगर एनर्जी होगी आपकी बॉलिंग के अंदर तो वो जो मीडिया है उस पर नजर आएगी। अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, एक और बात जो इस सीजन हमने देखा सीजन 8 पीएसएल में कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनका बहुत एक एग्रेसिव स्टांस है क्रिकेट का, लेकिन हम अपने नेशनल प्लेयर्स जो हैं उनको देख रहे हैं कि इस तरह नहीं, वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो बहुत स्लो हिटिंग पे आ रहे हैं और वो एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ आ रहे हैं। तो ये क्यों हम डिफरेंस देखने को एक हमें आ रहा है फॉरेन प्लेयर्स में और हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनमें? देखिए वेरी गुड क्वेश्चन है। इसमें मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का जो कोचिंग डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो बेसिकली पाकिस्तान के साथ इन्होंने नेशनल एकेडमी में या पाकिस्तान टीमों के साथ
या डोमेस्टिक लेवल पर कोचेस लगाए हुए हैं, उनको जो क्रिकेट की बेसिक्स है उसका खुद भी नहीं पता, ना तो वो इतने ज्यादा एजुकेटेड है, ना उनकी एजुकेशन इस लेवल की है, और ना ही उनका कोचिंग एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि वो इनको जो बैट स्पीड है या बैट स्विंग है या आपके कौन से बड़े मसल बैट की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सके और आगे डिलीवर कर सके। आप देखें कि मार्टिन गुप्टिल है, जिस तरह जैसन राय हैं या विंस हैं, या बैटिंग कटिंग है, इनकी बैटिंग का और पाकिस्तानी बैट्समैन की बैटिंग का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब देखें कि इनके जो बड़े मसल्स हैं, जो जब एक्स फैक्टर आ जाता है किसी भी बैट्समैन के अंदर, और वो उसका जो थोरासिक और जो आपकी पेल्विस है वो सेपरेट करके जो उसके बड़े मसल हैं थोरासिक के, वो जब यूज करना शुरू करता है पावर हिटिंग के लिए, तो वो डेफिनेट उसकी एक बॉल जो एक्सटेंशन नजर आती है आपको उसकी एल्बो के दौरान, और उसके जो शोल्डर के मसल्स हैं उनके दरमियान एक आपको कोऑर्डिनेशन नजर आता है। तो उसकी वजह से वो आपको लगता है कि उनकी जो जो बैटिंग में खूबसूरती भी है और उनकी बैट स्पीड भी ज्यादा है और वो बेहतर तरीके से बैटिंग कर रहे हैं बनिस्बत के पाकिस्तान के जो बैट्समैन है वो इन चीजों को यूटिलाइज। अब देखेंगे जब तक आप तो स्पोर्ट्स साइंसेस को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको जो जदीद दौर की आपको। अच्छा भाई, उसमें अगर हम बात करें तो बैट्समैन का बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हमारे लड़कों में उनमें डिफरेंस तो है। लिली रूसो की इनिंग्स अगर हमने देखी है और पॉल की एक दो इनिंग्स देखी तो बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, या मनरो की हमने बात की, टिम डेविड ने कल अपना शानदार मार्क्स छोड़ा। अच्छा, अगर हम दूसरे हवाले से अगर हम देखते हैं तो एक और प्रॉब्लम हमें जो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है वो हमारे अगर बैटर की बात करें तो उसमें आजम खान की परफॉर्मेंस बहुत स्टैंड आउट कर रही है। हारिस की हमने ग्लिम्पसेस देखे लास्ट PSL में भी, इसमें भी 2-3 इनिंग्स बहुत जबरदस्त, और खास तौर पे अगर हम बात करें तो साइम अयूब की, जिस तरह की कल उन्होंने एक शानदार इनिंग्स खेली। तो ये आपको लगता नहीं है कि ये 2-3 जो लड़के अब आ रहे हैं ये सीनियर को बता रहे हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट चेंज होगी, अब क्रिकेट होगी तो इस तरह होगी? खास तौर पे हम T20 की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो इन तीनों लड़कों के हवाले से कैसे आप देखते हैं? देखिए, आप इतनी जल्दी ये कह सकते हैं ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर हैं जब तक आप इनको इंटरनेशनल मैचेस में बैटिंग करते हुए नहीं देखेंगे। आप देखेंगे आपने आजम खान की बात की है, तो अगर आप आजम खान को पाकिस्तान की टीम में लेकर चले जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपने उनसे डेफिनेट विकेट कीपिंग तो करवानी नहीं, आपने उनसे फील्डिंग करवानी है। अगर वो फील्डिंग में थोड़ा सा फ्लॉप कर जाती हैं या उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर वो कहाँ पर स्टैंड करेंगे, और अगर 1 या 2 मैचेस में इसी तरह उनकी बैटिंग नहीं चलती है और कोई अच्छे बॉलर से उनका सामना होता है तो फिर वो वहीं पर आकर दोबारा खड़े हो जाएंगे जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो बेसिक चीज ये है कि आपको बस स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। आपने वो आजम खान इस जो नेशनल अरीना है पिछले 5-6 साल से उस पर है, ना तो पाकिस्तान की नेशनल एकेडमी में उनकी फिटनेस पर काम किया गया और ना ही उनकी ट्रेनिंग पर कोई तवज्जो दी गई है। वो उसी तरह जिस तरह आज से 6 साल पहले हैं, उनमें उनकी फिटनेस में किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं आई। तो जब तक आप फिटनेस में आप डेवलपमेंट नहीं लाएंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनना। उसके बाद जो साइम अयूब है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, उनकी टेक्निक इन सबसे बेहतर है। वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उसमें खुशगवार इजाफा आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट टेक्निक के साथ वो बैटिंग करते हैं। थोड़ा सा स्पिनर्स का उनको प्रॉब्लम है कि अर्ली ऑन वो मिड विकेट पर मारते हैं और वहाँ पर उनको थोड़ा सा पकड़ा जा सकता है, तो टेक्निक में थोड़ा सा वेरिएट किया जा सकता है उनकी। उसके बाद जो मोहम्मद आरिस है, मोहम्मद आरिस को आपने देखा होगा कि उनका जो पाँव है वो बहुत ज्यादा पहले कनेक्ट कर जाता है। तो आपने देखा कि जो अच्छे बॉलर्स हैं जो अर्ली ऑन बॉल को अंदर लाते हैं, जिस तरह मोहम्मद आमिर हो गए, शाहीन अफरीदी या बाकी बॉलर्स हैं, तो वो उनको बड़ी जल्दी उनको पकड़ लेते हैं। तो अगर पाकिस्तान के कोचेज उनकी इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉर्ट आउट करने में कामयाब ना हुए तो मेरा ख्याल है कि वो भी आगे जाकर उनके लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। तो ये चीज़ें जितनी जल्दी ये यंगस्टर्स हैं इनकी इस तरह की जो टेक्निकलिटीज है मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी इनको सॉल्व आउट करना चाहिए। अच्छा, ये फिटनेस की बात आपने की, इसमें हमने देखा है शर्जील का भी कमबैक हुआ, दोबारा टीम से उनको निकाल दिया गया फिटनेस की वजह से। आजम खान की भी इंक्लूजन हुई और फिटनेस की वजह से बाहर हो गए। ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड की है या इंडिविजुअल की भी है कि जिसके लिए पूरी दुनिया का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और वो अपने आप को उस फिटनेस को पूरा नहीं कर पाता? तो आप क्या समझते हैं, ये लड़कों की भी जिम्मेदारी नहीं है कि खुद भी उस इतना कीन हो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, रियलाइज़ करें कि हमारी इंपॉर्टेंस फिटनेस सबसे पहले है और फिर परफॉर्मेंस ऑब्वियसली साथ साथ तो होगी? बिल्कुल 100%। मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ही लड़के की, कि वो उसको एक आदमी को पता है कि वो किस लेवल पर जाना चाहता है और कहाँ पर स्विच करना पड़ता है, उसका जो एक मेन टारगेट क्या है, वो किस लेवल पर अचीवमेंट हासिल करना चाहता है, उस हिसाब से उसको अपनी फिटनेस डेवलप करनी चाहिए। अगर कोई बंदा इस तरह अपनी फिटनेस डेवलप नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसका माइंडसेट ही बिल्कुल मीडियोकर है और वो खेलना ही नहीं चाहता इंटरनेशनल लेवल पर जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहता। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा
हाल तलब है, उनको देखना चाहिए कि जो प्लेयर्स हैं वो भी फिटनेस से भागते हैं। अच्छा रऊफ साहब, मुझे तो लगता है कि पहले नेशनल लीड एकेडमी थी, उसको चेंज करके नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर रखा गया, लेकिन उस तरह जो आपने इशारा किया कि आजम खान को वहाँ पर होना चाहिए था, उस तरह काम नहीं कर रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है, बल्कि रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जो कि प्लेयर इंजर्ड होता है तो वो वहाँ पे चला जाता है, वहाँ पे कोच सा काम करता है। बट ये ओवरऑल अगर हम देखें पूरा साल ये प्लेयर्स अवेलेबल होते हैं, क्यों इनके साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर काम नहीं किया जाता, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको साथ लेकर नहीं चलता? कि इसके अंदर क्या समझते हैं कि दोनों बोर्ड और प्लेयर के दरमियान जो बात करने की स्किल है वो नहीं है, या ये प्लेयर खुद से नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पर उस फिटनेस पे पहुंच सके जहाँ पर दुनिया इस वक्त पहुंची हुई है? देखिए, मेरा ख्याल है कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ना प्लेयर और बोर्ड का कोऑर्डिनेशन है, और ना ही आगे जो उनकी मैनेजमेंट है उसका कोऑर्डिनेशन है। और दूसरा, जो बार बार की जिस चेंजिंग होती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसमें जो उखाड़ पिछाड़ रहता है, तो उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन डेवलप करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ भी आ जाती है। उसके बाद फिर जो उनका वहाँ पर अमला है, उसमें भी जो सिफारशी लोग इन्होंने रखे हुए उनको पता नहीं है। मसलन कि मैंने देखा है कि कई लड़के वहाँ पर बुलाते हैं, उन पर काम करते हैं एंड ऑफ द सीजन 4-5 महीने के बाद। जब वो 4-5 महीने के और वो परफॉर्मेंस होते हैं डोमेस्टिक का, जब 5 महीने के बाद दोबारा डोमेस्टिक में वापस जाते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन का शिकार हो जाती है। क्योंकि मसला ये है कि जो आपके वहाँ पर अमला होता है, जो आपने रखे होते हैं, जो ट्रेनर वगैरह, उनके एजुकेशन नहीं होती। अगर एजुकेशन है तो वो खेले इतने ज़्यादा नहीं हुए होते कि उनको जो प्लेयर्स की एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स हैं कि उनके कौन से मसल पर और उनके कौन से बायोमैकेनिक्स पर और उनकी कौन सी फिजिक पर काम करना है, तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक ये प्रोफेशनल लोगों पर नहीं जाएंगे और पढ़े लिखे लोगों पर नहीं जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कोऑर्डिनेशन डेवलप करना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे लास्टली जानना चाहूँगा। हमने देखा कि जूनियर लीग की करवाई गई, आपका मैंने स्टांस भी सुना, आपने इसकी काफ़ी मुखालफत भी उस टाइम की कि ये डोमेस्टिक पे इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए था। एक तो उस हवाले से थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर दे, और दूसरा आज एग्जीबिशन मैच जहाँ हमने देखा वुमेन प्रीमियर लीग के हवाले से भी रखा गया, आगे होने भी जा रही है PSL के बाद, इन दोनों को आप कैसे देखते हो? तो देखिए, वुमेन का तो बहुत अच्छा, जितना ज़्यादा अच्छा वुमेन के टूर्नामेंट्स वगैरह करवाए जाए, वुमेन क्रिकेट को एम्पावर किया जाए, उतना ही अच्छा है। क्योंकि अब ये भी एक प्रोडक्ट बन चुकी है और ICC आपको फुल फंडिंग भी कर रहा है, और आपकी पार्टिसिपेशन भी ऑल ओवर द ग्लोब आपकी पार्टिसिपेशन है, और आपको टूर्नामेंट में शिरकत करनी पड़ती है। तो मेरा ख्याल है कि जितना ज़्यादा इसको ऑब्लाइज किया जाए उतना बेहतर है। तो दूसरा, जहाँ तक आपने जूनियर लीग की बात की है, तो जूनियर लीग में मेरा ख्याल, मैं इसलिए कह रहा था कि आपको नीचे जो क्लब क्रिकेट है वहाँ पर स्टैंड करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड बनाने पड़ेंगे, आपको टर्फ पिचेस तैयार करनी पड़ेंगी, आपके क्लब्स हैं, जो आपके फंक्शन क्लब हैं, उनको सामान वगैरह देना पड़ेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा दुनिया में बढ़ चुकी है, और स्पेशली पाकिस्तान में, कि जो बच्चे हैं वो भाग रहे हैं क्रिकेट से, उनके जो पेरेंट्स वगैरह हैं वो अफोर्ड नहीं कर सके उनको सामान वगैरह लेकर देने का, और फिर बाकी चीज़ें जो ऐसी लाइबिलिटीज बन चुकी हैं उनके लिए। तो मेरा ख्याल है कि जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीचे इन्वेस्ट नहीं करेगा और ऊपर ही पॉलिश करता रहेगा जो इमारत है उसको, तो फिर नीचे से जो आपका जो बेस है वो बिल्कुल खोखली होती जाएगी, और एक दिन आएगा कि वो कहीं बेस ही बिल्कुल खोखली होकर गिर ही नहीं जाए। तो मैंने इस बेस पर कहा था कि आपको बजाय कि एक टूर्नामेंट जो 10-15 दिन का आप करवाते हैं उससे इन्वेस्ट करने की बजाय आपको एक परमानेंट इसका हल निकालना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट आपको बिल्कुल बेस पर करनी चाहिए। अच्छा, एक लास्ट मैं आपसे क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा, आपने पिछली रजीम के हवाले से काफ़ी सख्त स्टांस रखा और आपने हमेशा उनकी जो पॉलिसीज उस पर तनकीद की। अब नई रजीम आ चुकी है, नजम सेठी साहब कमेटी के चेयरमैन है, आप कैसे देख रहे हो? इन्होंने अब वो डिपार्टमेंट क्रिकेट को भी रिस्टोर करने की तरफ जा रहे हैं, इनके तमाम इकदामात को आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, या आपको लगता है कि इनको भी कई चीज़ों में इम्प्रूवमेंट चाहिए? अगर वो है तो प्लीज़ वो ज़रूर बताइए। देखिए, इसमें जो प्रीवियस रजीम थी उसका मैं इसलिए खिलाफ था कि उन्होंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान की जो यूथ थी उसको अनएम्प्लॉय कर दिया था और डिपार्टमेंट्स खत्म कर दिए थे। आपने देखा होगा कि अभी एक पाकिस्तान की वुमेन खिलाड़ी थी जो नेशनल फुटबॉल और हॉकी की नेशनल प्लेयर थी, और हॉकी की, और वो इटली के समंदर में अपनी जान दे बैठी, और उनका क्योंकि उनके बेटे का इलाज चल रहा था, और अपने बेटे के इलाज के लिए और बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो बाहर जाना चाह रही थी, और वो 2 जो गेम थे उनमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी थी। तो जब इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको आएंगे तो आपकी बहुत बड़ी यूथ सफर करेगी, और आप जो एक वेलफेयर स्टेट भी नहीं है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा स्पोर्ट्समैन को पालना। तो लास्ट रजीम तो मैं इसलिए खिलाफ था। तो जो अब करंट रजीम है, मैं उसकी फेवर में तो किसी सूरत जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो उन्हीं करप्ट लोगों पर मुश्तमिल है जिनकी वजह से सारा सिस्टम इमरान खान ने अपरूट किया था। क्योंकि करप्शन और नेपोटिज्म ये लोग करते थे, और ये हर बुराई की जड़ थे पाकिस्तान में। इन्होंने नीचे से ऊपर तक पॉलिटिक्स का एक डर्टी पॉलिटिक्स का जाल बिछाया हुआ था, तो इस वजह से इनको अपरूट किया गया और उनकी जगह नया सिस्टम उठाया गया, और अभी वही दोबारा चेहरे भी वापस आ गए और उसी तरह के लोग भी सामने आ रहे हैं।
तो मैं इनके तो किसी सूरत भी इनकी फेवर में नहीं जा सकता, और इनके मेरा ख्याल है कि जो इनके ब्लंडर्स हैं उनको एक्सपोज करता रहूँगा। चले रही भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हम दुआ और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ये पाकिस्तानी क्रिकेट जो बाकी तमाम स्पोर्ट्स जो हैं वो कोशिश करें, और आप जैसे लोग जो कीन है काम करना चाहते हैं वो सिस्टम का पार्ट बने। अगेन आपका बहुत शुक्रिया जी। हमने रोज साहब से जैसे बात की, उन्होंने भी PSL के हवाले से बड़ा डिटेल में हमें बताया। थोड़ी सी बात मेरा ख्याल है फर्दर बात करने से पहले वुमेन मैच के हवाले से कर लें ज़रा। स्टैट्स तो मनाइल शेयर करिए हमारे साथ, कौन जीता, क्या हाईएस्ट स्कोरर रहा, वो बताइए ज़रा। इरफान, आज का जो मैच है उसकी ये बहुत अच्छी खास बात है कि आज वुमेन इंटरनेशनल डे है, खातून के लिए आलमी दिन है। उसके ऊपर ये मैच मुनक्कद करना एक ज़्यादा एम्पावरमेंट का मैसेज देता है कि नहीं, पाकिस्तान जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रेडी है, वुमेन क्रिकेट के लिए रेडी है। तो उस लिहाज से भी बहुत अच्छा मैच रहा। और आज जो मैच था वो हुआ अमेज़ॉन्स वर्सेस सुपर वुमेन के वो दरमियान में हुआ। और इसमें एक और अच्छी बात है कि ना खाली पाकिस्तानी खवातीन ने खेला, बल्कि हमारी आउटसाइडर्स फॉरेन प्लेयर्स भी आई हुई थी, उन्होंने भी खेला। और सुपर वुमेन जीत चुकी हैं ये मैच। उन्होंने 138 रन बनाए और 2 विकेटें उन्होंने अपनी लूज़ की। और जो अमेज़ॉन्स थी उन्होंने 132 रन बनाए और वो पूरे 9 विकेटें अपनी लूज़ कर चुकी थी। और जो अच्छी बात ये है कि दोनों कैप्टन्स उतरी। बिस्मा तो इतना अच्छा नहीं खेल सकी, बिस्मा मारूफ नहीं खेल सकी, लेकिन निदा डार ने बहुत अच्छा खेला और अच्छी उन्होंने विकेटें भी ली। तो मेरे लिहाज से कि ऑल इन ऑल ये बहुत अच्छी थी एक एक्सरसाइज, जो कि आज पहला मैच, और वो चुनाव उन्होंने बहुत अच्छा किया 8 मार्च का, जो एक मैसेज देने के लिए कि नहीं, पाकिस्तान ज़रूर अपनी खवातीन के साथ हर फील्ड में खड़ा होता है, स्पेशली क्रिकेट में। उन्होंने बहुत अच्छा किया। आगे भी 2 मैचेस हैं, जो देखते हैं अभी और क्या होता है इन मैचेस में। हाँ बिल्कुल ऐसे जी। अबू बकर, आगे होने जा रही है आज क्या मैच के वाले से बताएं। 10 इंटरनेशनल फॉरेन प्लेयर्स इसके अंदर शिरकत कर रही हैं। और आज जो देख रहे हैं वुल्वरडेथ ने जो इनिंग खेली है वो साउथ अफ्रीका की इस वक्त देखा जो टॉप 5 में जो प्लेयर हैं वर्ल्ड रैंकिंग में वो उसमें आती हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप फॉरेन प्लेयर्स के साथ जब हमारी लोकल प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम शेयर करें, क्योंकि एक्सपोजर की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे पास जो लॉट है वुमेन प्लेयर्स की वो बहुत कम है। आप देखें ये जो दो टीमें बनाई गई, इनमें से 10 प्लेयर्स पाकिस्तान की सिर्फ एक कॉलेज को रिप्रेजेंट करती हैं, लाहौर के जी। तो हमें नजर ये आता है कि लाहौर के 2 कॉलेजेस और एक कराची के कॉलेज को मिला के 3 कॉलेजेस की टीम जो है वो पाकिस्तान की टीम बन जाती है वुमेन की। तो हमें एम्पावरमेंट के लिए, जैसा मनाहिल ने कहा है, कि हमें जगह जगह जाना पड़ेगा। बिल्कुल, हर शहर हर गली गली हर गांव में जाएं और वहां से प्लेयर्स उठाएं, जैसे मर्दों की क्रिकेट टीम बनती है। ऐसे ही है, देखिए टैलेंट हंट करेंगे, उसके बाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर का रोल है, वहां पर प्लेयर्स को बुला के उनके साथ काम किया जाए ताकि हम अपनी थोड़ी सी मूवेबिलिटी बढ़ा सकें। वुमेन क्रिकेटर्स हमारी आज भी इंटरनेशनली देखा जाए तो स्ट्राइक रेट उनका कम है, पावर की कमी दिखाई देती है, पावर हिटिंग में तो काफी ज्यादा लैग करती है। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी प्लेयर्स को सिंगल डबल लेने में मुश्किलात होती हैं, चौका लग जाता है। 35 बॉल पर 37 रन की इनिंग खेली आलिया रियाज ने, तो इट्स मींस कि उनको स्ट्राइक रिट्रेट करने में मुश्किल हो रही थी। और दूसरी तरफ वुल्वरडेथ को देखे तो उन्होंने 58 रन बनाए और बहुत ही इजीली लग रहा था कि वो स्ट्राइक चलें अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके जो कल मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड का, देखा कि क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस दी, उस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन। कल हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान मैच खेला गया, बड़ा सनसनीखेज मैच था और शायद इस PSL का वन ऑफ द बेस्ट मैच भी कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। पहले खेलते हुए मुल्तान सुल्तान ने 205 रन बनाए 5 विकेटों पे। क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली टिम डेविड की, जो मैं हमेशा बात कर रहा था कि एक चीज़ जो मिसिंग है, कल मैं यही बात की शो से पहले, अगर टिम डेविड खेलते हैं तो मुल्तान सुल्तान की जो टीम में एक कमी नज़र आ रही है वो टिम डेविड की है। और आते साथ जो उन्होंने इनिंग्स खेली उन्होंने वो फिल भी की। और कल शान मसूद की हमने देखा कि कुछ बेहतर उनका स्ट्राइक रेट था, 150 की स्ट्राइक, जो वो एक मिसिंग पीस था, वो बहुत स्लो खेले थे, उन्होंने फिर बेहतर लेकिन जो टिम डेविड की इनिंग्स थी 20 बॉलों पे 50 किया और वैसे ओवरऑल उन्होंने 27 बॉलों पे 60 किया। कैसे आप परफॉर्मेंस को देखते हैं मुल्तान सुल्तान की? देखिए बड़ा प्लेयर है और उसने पहले मैच में साबित किया है कि किस किस्म की क्रिकेट खेलनी चाहिए T20 के अंदर, और जो मिसिंग लिंक भी था मुल्तान सुल्तान का। और अगर आप देखें तो मुल्तान सुल्तान का जो मिडल ऑर्डर है, मुझे लगता है कि शायद इस PSL का सबसे मजबूत मिडल ऑर्डर इस वक्त मुल्तान के पास है। जैसे हम जिक्र करते हैं ना, लाहौर के पास सबसे मजबूत बॉलिंग लाइनअप है, तो मुझे लगता है कि मुल्तान के पास सबसे मजबूत मिडल ऑर्डर बन चुका है। उनके पास सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, रूसो, डेविड मिलर, टिम डेविड और पोलार्ड। ये चारों प्लेयर्स ऐसे हैं कि वन साइडेडली मैच को एक लेके निकल सकते हैं, और इसी वजह से मुझे लगता है कि मुल्तान किसी भी टीम को थ्रेट कर सकती है। बेशक उनका मुल्तान के बाद का सफ़र इतना अच्छा नहीं रहा, हालांकि उन्होंने अपने घर में जो मैचेस खेले
वो अच्छे खेले, उसके बाद हारे, लेकिन बड़े क्लोज कंटेस्ट होते जा रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग के, जो कि बहुत ही खुशाइंद है। देखिए 200 रन से लोग टीमें हार रही हैं, 200 रन चेस करने मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी किसी तरह सुपर ओवर हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली इस PSL में नहीं हो पाया। आप दोनों टिम डेविड की इंक्लूजन की बात करें, लेकिन कल हमने देखा उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उन्होंने रन्स भी सारे ऐड किए, फिर भी क्या प्रॉब्लम आई कि मुल्तान सुल्तान हार गए? देखिए उसमें अगर ओवरऑल मैं एनालाइज करूं तो मुझे लगता है कि जिस तरह सारे बॉक्सेस को टिक किए थे मुल्तान सुल्तान ने, कहीं ना कहीं जब लास्ट 2 ओवर आए, सेकंड लास्ट ओवर में 8 रन बने, उससे फिर लास्ट ओवर में भी 7 रन बने, मोमेंटम को तोड़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, मोमेंटम को उधर से तोड़ा, फिर चेस करने के लिए आए, हाल 2 कि उनकी विकेट्स गिरती रही। बट शादाब की अच्छी चीज़ यही है कि वो खुद बड़ा क्लियर है, उसकी टीम को क्लैरिटी बड़ी है कि हमने खेलनी किस तरह क्रिकेट है, और वो एक ही स्टेट ऑफ माइंड उनके पास है, तमाम प्लेयर्स के पास, वो है अटैकिंग क्रिकेट। और फिर जितनी तारीफ की जाए, जहां बाकी प्लेयर्स की, फ़हीम अशरफ को दाद देनी पड़ेगी। एक ऐसा लड़का जिसको 6-7 साल से आप बैंक कर रहे थे, आपने इन्वेस्टमेंट की, लास्ट 1-1.5 साल से आपने देखा कि सिर्फ टेस्ट की हद तक उनको महदूद कर दिया गया, इवन दो कि टेस्ट में भी परमानेंट मेंबर नहीं थे, बट उसने एक दफ़ा साबित किया कि वो इंटरनेशनल सर्किट में वापस आने को तैयार है। उसने परफॉर्मेंस दी और तीनों मैच, नॉट ओनली दिस मैच, उसने प्रीवियस 2 मैचेस के अंदर भी आजम खान के साथ इनिंग खेल के अपनी टीम को लाइन के पार किया। जिस तरह हमने इमाद वसीम की बात की कि इमाद वसीम शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट फॉर्म को एंजॉय कर रहे हैं, बट वो कहीं लाइन पार नहीं कर पा रहे थे अपनी टीम के लिए, और शायद उसकी रीज़न यही थी कि अपने आप को वो डीप ला रहे थे। आप शादाब को देखें, वो ऊपर आ रहा है। फ़हीम को देखा शादाब ने कि इसकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है, उसने बैटर से पहले भेजना शुरू किया, आसफ वगैरह सबसे वो पहले आना शुरू हो गए। यही एक अक्लमंद कप्तान की, या श्रूड कप्तान की ये चीज़ होती है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है और दूसरे कैप्टन से एक स्टेप आगे चलता है, और अपनी टीम से भी सबसे फास्ट या बेहतर सोचता है, और ये शादाब को क्रेडिट देना पड़ेगा। और फ़हीम को जितना क्रेडिट दिया जाए वो कम है। जिस सिचुएशन के अंदर वो आए, जिस तरह विकेट्स दूसरे एंड पे गिरती चली जा रही थी, नॉट ओनली कि उन्होंने हिटिंग की, साथ उन्होंने एक पूरा कम्बिनेशन में डेवलप रखा कि वो प्रेशर नहीं आने लिया अपने ऊपर कि दूसरे एंड पे विकेट गिर रही हैं, और फिर उन्होंने, हमने देखा कि बड़े आराम से की कप्तानी की तो दाद देते ही देते, लेकिन साथ उन्होंने 2 विकेट्स ली जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, रिजवान की और राइली रूसो की, वो भी उसने ही बहुत इम्पैक्ट डाला मैच में। ये अच्छा मुकाबला चल रहा था, हमने उसामा मीर का देखा और हमने शादाब का भी देखा, ये दोनों में कंपटीशन था, दोनों ने विकेट्स। हालांकि शादाब इस PSL में थोड़ा ऑफ कलर दिखाई दिया है, बॉलिंग के हवाले से ज़्यादा विकेट्स नहीं ले पाए जितनी इनसे एक्सपेक्टेशंस थी। बट अगर दूसरे एंड पर देखें तो उसामा मीर, और अब मुझे लग रहा है कि जो डिस्कशंस हुई हैं अफगानिस्तान सीरीज़ के हवाले से, पाकिस्तान की जो टीम तश्कील देनी है उसमें उसामा मीर को तरजीह दी जा रही है। एक वजह है कि शादाब खुद भी थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको, आपको पता है, PSL से बिल्कुल पहले इंजरी हुई थी, उस इंजरी को कवर करके वो PSL खेल रहे हैं, और PSL के फौरी बाद हमने रमज़ान के पहले वीक के अंदर अफगानिस्तान का मोस्ट लाइकली स्केड्यूल भी अनाउंस हो चुका है, वो भी ज़रा आप अगर शेयर करें हमारे शायकीन से। देखिए 23, 25 और 27 को 3 मैचेस होने हैं शारजा के अंदर, ये स्केड्यूल है, और बड़े अरसे से ये सीरीज़ ड्यू थी। पहले ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के साथ सीरीज़ खेलने से इनकार किया कि उनकी वुमेन टीम नहीं है, तो हम क्योंकि बिल्कुल बराबरी के साथ लेके चलना चाहते हैं, तो इस वजह से हम मेंस भी उनके साथ नहीं खेलेंगे, और उसके बाद अब पाकिस्तान ने उनको सीरीज़ खेलने से हामी भरी है। तो ये 2 बोर्ड्स के दरमियान मैं समझता हूँ कि ताल्लुकात की बिना के ऊपर ये सीरीज़ हो रही है। हालांकि ICC, शायद मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि वो जो ऑस्ट्रेलिया का स्टांस है उसके साथ खड़ा हो, लेकिन पाकिस्तान ने पहले एक सिग्नल दिया है कि ऐसा नहीं है, अगर उनकी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है तो उनकी टीम को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए, और उन्होंने अपने अगले 10 साल के लिए UAE को अपना होम ग्राउंड भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। तो अब मैचेस तो वहाँ पर होने हैं, सीरीज़ पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। एक तो पाकिस्तान के प्लेयर्स यहाँ से T20 का पूरा सीजन PSL की सूरत में खेल के जा रहे हैं, दूसरा मेरी इत्तला के मुताबिक 3-4 आपको चेहरे भी नए नजर आएंगे स्क्वाड के अंदर। एक तो एहसान उल्ला, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है पाकिस्तान टीम के लिए, वो टीम में आ सकते हैं। आजम खान, जिन्होंने परफॉर्मेंस से सबको अपना दीवाना बनाया, जिस किस्म की वो शॉट्स खेल रहे हैं और जिस स्ट्राइक रेट के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो टीम में पाकिस्तान में आ सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इमाद वसीम, मुझे तो लगता है कि हारे हुए लश्कर का एक जीता हुआ सिकंदर हमें दिखाई दिया है इमाद वसीम की सूरत में। हालांकि मुझे लगता है कराची किंग्स की हारने की वजह इमाद वसीम नहीं है, उनकी कैप्टनसी नहीं है, लेकिन जो फैसले किए गए ड्राफ्ट के दौरान, जो प्लेयर्स पिक किए गए, मुझे लगता है कि वो कराची किंग्स उसमें एक इमाद भी मिस्टेक कर गए हैं। जिस तरह मैंने कहा कि ही हैज़ द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, उसको चाहिए था अपने आप को नंबर पे थोड़ा ऊपर लेके आता, वो बहुत डीप लेके जाते रहे, और शायद जो 2 रन 4 रन 5 रन से मैचेस वो 3-4 मैचेस हारे हैं, अगर इमाद अपने आप को ज़्यादा डीप ना लाते, अर्ली ऑन लेके आते और नॉट आउट गए हर मैच में वो करते, तो शायद रिजल्ट कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम।
अच्छा, उसमें जिस तरह आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, यूएई मैनेजमेंट ने या शारजा की मैनेजमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि जो इंक्लोजर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे पाकिस्तानी स्पेक्टेटर के और उनके। और हमने देखा कि 2-3 दफ़ा मैचेस जब हुए तो उनके शायकीन ने काफ़ी नफरत अंगेज़ एटीट्यूड दिखाया और हमारे शायकीन को मार कुटाई भी की और अग्रेसिव हो जाते हैं, अग्रेसिव भी बिल्कुल होते हैं। हारने के फिर बाद। उन्होंने जो इमलाक थी उनका भी नुकसान पहुंचाया। तो इस सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी स्पेक्टेटर और उनके जो स्पेक्टेटर है वो डिफरेंट इंक्लोजर में बैठेंगे ताकि कोई इस तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो। तो मेरा ख्याल है आप भी कवरेज के लिए जाते हैं, तो कैसा इस डिसीजन को देखते हैं? देखिए, मैं उधर ही था जिस वक्त नसीम शाह ने 2 छक्के छक्के मारे, मारे हाँ। और जीत अफगानिस्तान के पलड़े में से निकाल के पाकिस्तान को दे दी। वो एक ऐसा मोमेंट था कि जिसके बाद मुझे खुद दिखाई दिया कि लोगों को बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा उनके ऊपर और ग्राउंड के अंदर ही कुर्सियां तोड़ना शुरू कर दी, एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। इवन के उसके टिकल डाउन इफेक्ट बाहर भी हमें दिखाई दिया, जब बाहर भी सड़कों के ऊपर भी ये लड़ाइयाँ हमें एक दिखाई बदमज़गी का दी। समा और इससे पहले लीड्स में मैं मौजूद था जिस उधर भी वक्त हुआ। पाकिस्तान उस वक्त इमाद वसीम ने इमाद ने उनके पास जिताया था, वहाब ने जिताया से बिल्कुल छक्का मार के जीता था। तो वो भी एक ऐसा मोमेंट था कि उधर भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी। और अफगानिस्तानी फैंस जो हैं वो मुझे समझ नहीं आती कि शायद पाकिस्तान के खिलाफ ही इस तरह समझते हैं कि यही हमारे हरीफ हैं, बाकी कोई हरीफ है ही नहीं, बाकी किसी के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं होगा। इंडिया के खिलाफ मैच होगा, हार के आराम से चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, किसी को कोई और परवाह आप नहीं ये होगी। देखिए, वो बकर आप तो फील्ड में सारी रिपोर्टिंग भी करते हैं, जितना पाकिस्तान ने इन पे इन्वेस्ट किया, हमने इन लड़कों को खिलाया। सर, इनको- राशिद खान को राशिद निकालने वाले निकाला। इंतजामुल हक हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि- इंतजामुल हक ने पेशावर से इनको निकाला था कि ये प्लेयर है और फिर वो बाद में जाके राशिद खान ने सारी अपनी इनिशियल क्रिकेट पाकिस्तान में खेली और KPK इसके में अलावा खेली। हमने इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया पाकिस्तान में, इनको अपनी ग्राउंड्स दी, इनको अपनी लीग में बुलाया, इनको हर तरह की अपने facility कोचेस दी। दिए, जाओ उनको कोचेस सिखाओ दिए, यार, अभी भी राशिद जैसे भाई राना उनके साथ नजीरुल काम हसन है वो गए, हाँ। राशिद लतीफ गए, इंजमाम गए, तो हम उमर गुल गए, यूनुस खान गए। तो हमने तो इनके लिए बहुत कुछ किया, हमेशा भाइयों वाला एटीट्यूड रखा। तो इनके लोगों को भी ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि जो इवन जब उनके सर्कमस्टांसेस अजीब होते हैं तब हम उनको लुक आफ्टर करते हैं। तो मेरा ख्याल है इन सारी चीज़ों को उनको देखना चाहिए। और ये जो स्पोर्ट्स है ये बियॉन्ड है एनी किसी भी आप रिलीजन से बात करें या किसी और से। इस पर अभी ब्रेक पे चलते हैं जी। ब्रेक से वापस आके हम कोशिश करें जो आज मैच होना जा रहा है इस पर भी बात करें और पॉइंट्स टेबल के भी ऊपर एक डिस्कशन करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन और आप देख रहे हैं PSL 8 स्पेशल ट्रांसमिशन। जी मनाहिल, हमें ज़रा स्टैंडिंग बताइए, इस पॉइंट टेबल पे कौन सी टीम फाते है, ऊपर है, और कौन सी टीम बॉटम पे है? इरफान, इस वक्त PSL सीजन 8 की जब बात की जाए तो हम टॉप पे देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स हैं अनबीटेबल। इवन दो उन्होंने कल का मैच तो हार गए, लेकिन वो 8 मैचेस टोटल खेल चुके हैं जिसमें से वो 6 जीते और 2 हारे, उनके हैं 12 पॉइंट्स। सेकंड पर हम देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड, 8 मैचेस वो खेल चुके हैं, 6 जीते और 2 हारे, वो भी हैं 12 पॉइंट्स पे। और इन दोनों टीमों के बारे में कहा जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। ये बहुत क्लियर है कि अब 2-2 मैचेस इनके रह चुके हैं, तो ये बहुत सेफ टीम है दोनों। थर्ड नंबर पर हम देख रहे हैं मुल्तान सुल्तान्स, 8 मैचेस उनके भी हो चुके हैं, लेकिन वो 4 जीते और 4 ही वो हारे, तो उसके लिहाज से वो हैं 8 पॉइंट्स पर। चौथे नंबर पर हम देख रहे हैं पेशावर ज़ल्मी को, 7 मैच खेल के वो 4 जीते हैं और 3 हारे हैं और वो भी हैं 8 पॉइंट्स पर। और फिफ्थ नंबर पर हम कराची किंग्स को देख रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा मैच खेल चुकी हैं, 9 मैचेस वो खेल चुके हैं, सिर्फ 2 जीते उन्होंने और 7 वो हार चुके, वो भी हैं 4 पॉइंट्स पर। जी बिल्कुल, आज उनके बारे में एक और चीज़ भी पड़ी कि कराची किंग्स सबसे पहली वो टीम है जो PSL सीजन 9 तक रसाई हासिल कर चुकी है। अच्छी तो गेम थी ये मैंने। एग्जैक्टली उनका भी इस तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। और अभी जो है लास्ट नंबर पे है वो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 8 मैचेस वो खेल चुके हैं, 2 जीते 6 हारे और वो हैं 4 पॉइंट्स पे। लेकिन आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स का एक मैच है पेशावर ज़ल्मी के साथ, तो उसमें देखते हैं कौन सी टीम जीतती है, कौन थोड़ी ऊपर आती है, कौन थोड़ी नीचे जाती है। बिल्कुल, ये पॉइंट टेबल जैसे हमने देखा और बड़ा क्लियर एविडेंट हमें नजर आ रहा है, लाहौर और इस्लामाबाद क्वालिफाई कर चुके हैं। अब इनकी जो स्ट्रगल होगी या कोशिश होगी कि हम पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पे कौन रहता है, क्योंकि प्ले ऑफ के अंदर फिर जाके एक इनके पास कोशिश होती है कि अगर आप पहला मैच हार भी जाएं तो एलिमिनेटर 1 के बाद आपके पास सेकंड चांस मिल जाता है। तो पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पे आना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नंबर 1 2 दोनों नंबर 1 जी। और दूसरी चीज़ ये है कि एक रे ऑफ होप, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि कोयटा के पास है कि वो अपना कोई मैच, अगर दोनों में से कोई एक टीम, मुल्तान सुल्तान या वो अगर हार जाते हैं सारे मैचेस अपने रिमेनिंग और कोयटा दोनों जीत जाता है तो शायद चांस है, बट बहुत इफ एंड बट और बहुत अच्छा, मुश्किल लेकिन सिचुएशन कोयटा है। ग्लैडिएटर्स की एक और खबर भी आज के सरफराज अहमद अपनी इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे, तो उनको भी उसका और इसकी एक हिस्ट्री भी आज बनी है कि सरफराज अहमद
8वां सीजन है पहली PSL दफा। का, पहला मैच है जो कि कोयटा ग्लेडियर की तरफ से मिस करेंगे। उनकी इंजरी की नोयत क्या है, जरा वो हमसे शेयर देखिए करें आप। फ्रैक्चर नहीं हुआ उनका जो एक्सरे है उसके अंदर फ्रैक्चर नहीं है, बट वो जो नसीम शाह की बॉल पकड़ते हुए सामने उनकी बॉल लगी थी। हाँ तो बॉल लगी थी, उसकी वजह से उनको पेन बहुत है हाथ के अंदर, जिसकी वजह से आज फैसला किया गया है कि उनको रेस्ट दिया जाए और उनकी जगह जो मौका दिया जा रहा है वो है बिस्मिल्लाह खान। उनका ताल्लुक कोयटा से है, बलूचिस्तान से है, और बलूचिस्तान की वो टीम भी है। हमें जब कोयटा गया, बलूचिस्तान गया, तो बहुत सारे लोग सवाल करते थे यार हसीबुल्लाह को क्यों नहीं खिलाते, यार बिस्मिल्लाह खान को क्यों नहीं खिलाते, या बासित अली को क्यों नहीं खिलाते। तो वो एक बहुत बड़ा सूबा है और वो चाहते हैं कि उनके प्लेयर्स भी ऊपर आएँ। तो अब कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा चांस दिया कि बिस्मिल्लाह खान को मौका दिया उनकी जगह। हालांकि उमर अकमल मौजूद थे ऑप्शन के तौर पे कि विकेट लास्ट मैच में उन्होंने की भी, लेकिन बिस्मिल्लाह खान को मैं तो समझता हूँ कि शायद कोयटा भी ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, उनके पास भी आगे जाने का कुछ ज़्यादा ऑप्शन मौजूद नहीं है। बहुत ही फैन बर्ड्स हैं, अगर पेशावर जब अपने तीनों मैच हार जाइए, दोनों मैच जीत जाएं, तब भी नेट रन रेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इस वक्त कोयटा का जो रन रेट है वो भी काफ़ी नीचे है। तो मुझे लगता है कि कराची और कोयटा तो ऑलमोस्ट इवेंट से बाहर हो गई हैं, और जो टॉप 2 की पोजीशन के लिए इस वक्त जंग है वो लाहौर और इस्लामाबाद मुझे दिखाई दे रहा है कि ऊपर है। हालांकि मुल्तान ने स्टार्ट में PSL को बड़ा अच्छा लीड किया, पॉइंट टेबल को भी लीड किया, लेकिन इस वक्त वो तीसरे नंबर पर दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ कि जो बेस्ट खेलने वाली टीम्स थी वो हमें टॉप पे दिखाई दे रही हैं। जिस किस्म की ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेली है लाहौर ने और इस्लामाबाद ने, मैं समझता हूँ कि बाकी सब टीमों को भी उनको देखना पड़ेगा। अच्छा बिल्कुल ठीक है, आज हम जो मैच खेला जाएगा कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर ज़ल्मी का, इस पर थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ज़ल्मी अपना लास्ट मैच बड़ा अच्छा खेल के आया, बड़ा ज़बरदस्त शानदार परफॉर्मेंस की। बाबर की कैप्टनसी भी अच्छी रही, तमाम प्लेयर भी फॉर्म में नज़र आए, जैसे हमने साइम अयूब की बात की। उसके अलावा बाबर ने खुद 50 किए, लेकिन अगेन थोड़ा सा स्लो किया, लेकिन उनकी टीम के लिहाज से चले वो जीत गए। फिर बाकी भी आने वाले जितने भी मिडल ऑर्डर थे सब चिप ऑन किया। एक कोयटा की अगर हम बात करें तो एक प्रॉब्लम जो मैच फर्स्ट से लेके अभी तक आ रहा है, उनकी बैटिंग लाइनअप कभी कंफर्म नहीं हो पा रही, मिडल ऑर्डर की खास तौर पे। रॉय भी नेशनल ड्यूटी के लिए जा चुके हैं, गप्टल 1 मैन आर्मी वाला रोल प्ले कर रहे हैं, अगर वो चलते हैं तो टीम जीत जाती है, नहीं चलते तो नीचे से कोई परफॉर्म नहीं करता। क्या आपको लगता है कि आज के मैच में किस बैटिंग ऑर्डर के साथ जाएंगे, क्या कम्बिनेशन रखना चाहिए? खास तौर पे नंबर 3-4 का स्लॉट तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। हर मैच में हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कभी हफीज आते हैं, कभी खुद सरफराज आए, कभी उमर को भी ऊपर भेजा गया, से ही कभी भी कुछ और अब तो डिसाइड मेरा नहीं ख्याल है रहा। अब शायद ना खिलाया जाए हफीज को, क्योंकि आज की इंक्लूजन के बाद तो लग रहा है कि मुश्किल है। देखिए कोयटा का मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी अपने ओवरसीज प्लेयर के ऊपर, मार्टिन गप्टिल और जेसन रॉय के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। नीचे देखें तो सरफराज अहमद को मुझे लगता था कि इस बार शायद 1 डाउन आना चाहिए था, या वो जेसन रॉय को 1 डाउन करते या गप्टिल को 1 डाउन करते, खुद ओपनर आ जाते। थोड़ी सी क्रिकेट डिफरेंट किस्म की सोच के साथ जाना चाहिए था। उमर अकमल को भी सही तरह यूटिलाइज नहीं किया गया, ऑन ऑफ मौके मिलते रहे। कोई भी प्लेयर ऐसा है जो टीम में परमानेंटली जगह नहीं बना सका। मुझे नहीं लगा कि शायद नसीम शाह, हसनैन और सरफराज को निकाल दें। कोयटा का कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जिसको पता हो कि मेरी जगह यहाँ पर सेफ है। तो वो थोड़ा सा कोयटा के लिए सेटबैक ज़रूर हुआ है। टीम बनाने में वो बिल्कुल तौर पर नाकाम रहे हैं। टीम सेलेक्ट तो की गई लेकिन टीम बन नहीं पाई। ओडियन समित से बहुत ज़्यादा तवक्कुआ थी कोयटा को कि ये ऑलराउंड परफॉर्मेंस देंगे। उन्होंने IPL के अंदर भी परफॉर्मेंस दी है, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी खेलते हुए परफॉर्मेंस दी, लेकिन ऑडियंस समित के पास मुझे नहीं लगा कि एज अ बॉलर उनकी जगह बनती थी, या उनके 4 ओवर्स कोयटा को हर मैच के अंदर करवाने चाहिए थे। उनके पास 2 ही बॉल हैं, या तो वो बहुत आगे बॉल करते हैं या वो शॉर्ट पिच बॉल करते हैं। तो वो दोनों बॉल्स को बड़ा अच्छे तरीके से रीड किया, और जिस किस्म की फ्लैट विकेट्स बनी है इस बार PSL के अंदर, जो होता है ना कि जो बिल्कुल नॉर्मल बॉलर होता है जिसकी पेस ज़्यादा नहीं है, एवरेज पेस वाला बॉलर, उसके लिए तो ये PSL नहीं था। ये तो जिस तरह एहसानुल्लाह ने 150 क्लॉक बॉल किए तब बचे, शाहीन अफरीदी 140 प्लस यॉर्कर्स किए तब बचे। तो ये अब T20 क्रिकेट और का ऊपर से एक और सेटबैक भी इनको मिला कि हसनैन भी इंजरी की वजह से, उनके भी पाँव की इंजरी और वो शायद अवेलेबल नहीं है। तो मेरा ख्याल है उनके जहाँ वो टीम परफॉर्म नहीं कर रही, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी काफ़ी सेटबैक उनको नज़र आ रहे हैं। बल्कि मैंने लाहौर के अंदर वालों से बात की तो मैंने कहा 2 सीज़न आप बड़ा अच्छा खेल रहे हैं और कोयटा सारे सीज़न अच्छा खेला, अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने लाहौर के अंदर की मैनेजमेंट ने, आतिफ राना साहब ने और समीर राना ने कहा कि हमने नदीम उमर साहब से कहा, हमने आपसे सीखा, आप जो कुछ करते थे हमने अडॉप्ट कर लिया, और आपने हमें अडॉप्ट कर लिया जो हम गलत करते थे। तो मेरा ख्याल है कई दफ़ा ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आप करना चाह रहे होते हो, फिर डिफरेंट करने के चक्कर में आप अपनी डायरेक्शन भूल जाते हो। और मेरा ख्याल है कि अभी जो नेक्स्ट जो PSL का ड्राफ्टिंग होगी, कोयटा और कराची ने, मार ने तो ऑलरेडी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि हमने ड्राफ्टिंग ठीक नहीं की।
और हमें अब वो लड़कों को सिलेक्ट करना है जो पूरा आपका इवेंट अवेलेबल हो, क्योंकि देखिए ना एक इवेंट से 3 या 4 दिन पहले तो आपके लड़के आते हैं, ठीक है, कुछ आपके डोमेस्टिक के लड़के हैं, लोकल प्लेयर, फिर आपके इंटरनेशनल प्लेयर, फिर जब तक वो कैप्टन के जेलन लिए होते हैं सब उनका जाने का टाइम आ जाता कुछ है। 4 मैच खेल रहा है, 3 मैच खेल रहा है, तो आपकी सबसे पहला जो आपका रोल है वो रोल ये है कि आपने अपनी प्लेइंग 11 इनमें से बनानी है कि जिसने कौन से मैचेस खेलने हैं। और दूसरा मैं हमेशा एम्फेसाइज कर रहा हूँ वो टीम सक्सेसफुल रहेगी जिसका मर्जिंग परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि मर्जिंग अगर आपका ऐसा प्लेयर है जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो आप उसको हाइड नहीं कर सकते। उसने अगर बॉलिंग के अंदर है तो उसने 4 ओवर करने हैं, बैटिंग के अंदर वो नहीं कर रहा तो आपके एक बैट्समैन कम हो रहा है। और अगर मुल्तान सुल्तान की सक्सेस देखी जाए तो एहसान उल्लाह ने ऐसा मार्क छोड़ा कि जिसने आके बताया सारों को कि ये एक ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे भी आके प्लेटफॉर्म के लिए भी लड़का स्पेन में अवेलेबल है। देखे तो सामा मीर ने बड़ी जबरदस्त सामा मीर ने बॉलिंग की किया, मुल्तान हाँ। सुल्तान की तरफ से। जी जी जी, उसने भी लास्ट 1 साल से हम देख रहे हैं लाल 2 के बड़े पुराने खेल रहे हैं डोमेस्टिक में, बट जो अभी 1 साल की उनकी परफॉर्मेंस है वो इंटायरली डिफरेंट है। इसी इसकी एक तरह रीजन ये भी है, मेरी कुछ क्रिकेटर से बात है, उनके पूरा डोमेस्टिक सीजन खेलने के बाद वो आएंगे। जो प्लेयर वो कहते हैं कि कुआं जितना गहरा हो पानी उसका उतना मीठा होता है, तो ये उसामा मीर को उस मेहनत का फल मिला है जो उसने डोमेस्टिक में रगड़े खाए हैं। 50-50 ओवर्स भी उसने 4 डे के अंदर किए हुए हैं एक इनिंग के अंदर, तो उसका उसको फायदा हुआ। T20 क्रिकेट में जो प्लेयर 4 ओवर 50 ओवर कर सकता है उसके लिए 4 ओवर्स कम से कम बचना, बैटर के अजाब से बचना, कि उसके हिटों से बचना, तो ये वही सीख सकता है। अबू बकर आप भी मेरे से एग्री करेंगे, ये बैट्समैन भी बड़ा अच्छा खासा है, बट एक मैच में वो पिंच हिटर के तौर पे भेजा गया, रन्स नहीं कर पाया, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसको जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये बैटर भी बड़ा अच्छा है, और अगर इसको 1-2 अपॉर्चुनिटी कंसिस्टेंट बेसिस पे मिलती है तो मेरा ख्याल है ये टीम के अंदर एक शादाब के साथ एक बैकअप के तौर देखिए पे बड़ा वनडे अच्छा के अंदर लड़का तो वो तैयार है। पाकिस्तान जैसे डेब्यू कर चुके हैं, रिसेंटली न्यूजीलैंड के अंदर देखे, और अब मेरी इत्तला के मुताबिक शादाब खान रेस्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, और उसामा मीर को उनकी जगह खिलाया जा रहा है एज अ लेग स्पिनर। तो ये चलें वो स्क्वाड आता है तो उस पर भी हम फिर डिस्कशन करेंगे। लास्ट नोट पे कोई आप प्रेडिक्शन देना चाहें आज के मैच के वाले से? मुझे तो आज पेशावर फेवरेट लग रही है, जिस तरीके से उन्होंने लाहौर को लास्ट मैच के अंदर हराया है और जिस तरीके से कोटा शैटर्ड दिखाई दे रही है, तो उस सिचुएशन के अंदर मुझे पेशावर नजर आ रही है कि शायद आज का मैच जीतेगी। और उसके अंदर साइम अयूब की बैटिंग देखने के लिए मैं तो आज फिर बहुत बेकरार हूँ, जिस किस्म की वो शॉट्स। लेकिन एक चीज देखा, हारिस को नंबर 3 पे भेजा गया, ये भी एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। अच्छा और वो कामयाब हुई उनकी। लेकिन हारिस ने लगा कि वो अपनी जो ओपन आके खेलते हैं वो शायद नहीं, शाहीन शाह अफरीदी राइट हैंडर को बॉल अंदर लाते हैं यॉर्कर लेंथ पे, तो वो फंस जाता है, तो उसको टैकल करने के लिए उन्होंने साइम अयूब को चूज किया कि एज अ लेफ्ट हैंडर भेजो, उसका फायदा भी हुआ पेशावर को। बिल्कुल। आपकी चॉइस जी, क्या प्रेडिक्शन? मेरी चॉइस भी वैसे आज पेशावर ज़ल्मी के साथ ही, कोयटा ग्लैडिएटर्स एग्जैक्टली वही बहुत बिखरी हुई लग रही है, और फिराज सरफराज अहमद भी नहीं होंगे, एक डिफरेंट ऑन अप्रोच के पेपर साथ। तो हमें यही लग रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग साइड है, बट आई विश के किसी मोहम्मद तरह नवाज आज कप्तानी करेंगे और मुझे लेकिन आई विश के कोयटा जीते चले, थोड़ा सा कुछ चांस बने, कोई हलचल पीएसएल में होनी चाहिए, नहीं तो अदरवाइज तो 4 टीमें तो बड़ी फेवरेट हमें नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जी। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे बात होगी सेम टाइम पे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।